अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो एक ऑनगोइंग कोविड-19 सिचुएशन है, जिसमें अगर बात की जाए वफाक की पॉलिसियों की, सूबों की पॉलिसियों की, तो उसमें बहुत सारे सवालिया निशान हैं। लेकिन बिल आखिर इस वक्त अब बहुत सारी चीज़ों में नरमी करने, लॉकडाउन में नरमी करने की तरफ आगे बढ़ने की जो है वो बात इस सारी सूरत हाल में की जा रही है। इसमें बड़ा वाज़ेह है कि बड़े शॉपिंग मॉल्स नहीं खोले जाएंगे, स्कूल्स नहीं खोले जा रहे यकम जून से भी, और बहुत सारी और चीज़ें जिसमें शादी हॉल्स हैं, दीगर तमाम तर मामलात हैं, उनको नहीं खुलने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन जो लॉकडाउन है इस वक्त स्ट्रिक्ट किस्म का, जहाँ पर बिल्कुल हम देख रहे हैं कि तमाम तर कारोबार और दुकानें बंद हैं, उनको उनमें नरमी की तजावीज़ इस वक्त पेश की गई हैं। ECC का इजलास, जिसमें आज बहुत सारे अहम फैसले हो जाएंगे, लेकिन एक बात बड़ी हद तक वाज़ेह है कि बहुत सारी चीज़ों में नरमी की तरफ जाया जा रहा है। लेकिन ये वफाक की तजावीज़ होंगी सूबों को, लेकिन वफाक ऑर्डर नहीं करेगा। हतमी तौर पर सूबे खुद मजाज होंगे कि वो क्या फ़ैसले लेते हैं, वो क्या टाइमिंग्स रखते हैं कारोबार के खुलने की। बिलखसूस टू बिगिन विद इस वक्त रमज़ान मुबारक है, और उसमें सबसे पहले ईद के लिए कौन से कारोबार खुलने की बात है, और फिर ईद के बाद जो सूरत हाल है उसके किस तरह से चलने की बात है। लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इस वक्त लॉकडाउन रखने के बाद लॉकडाउन में नरमी की बात की जा रही है। सवाल इस सारी सूरत हाल में यह है कि पाकिस्तान ने आया जो लॉकडाउन था उसको उसकी असल रूह से पाकिस्तान में फॉलो किया गया या नहीं किया गया। उसमें सवाल यह है कि किसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराएं। आया आप वफाक को ठहराएं, आप सूबाई हुकूमतों को ठहराएं, या आप पाकिस्तान के अवाम को ठहराएं, जिनको तमाम तरह एहतियाती तदाबीर बताने के बावजूद वो इस बात को संजीदगी से लेने के लिए तैयार नहीं रहे। वो गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र करते रहे, बाहर निकलते रहे और तमाम तर काम करते रहे, या अगर जिस तरह बिलावल साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट कहती है वो कहें कि आपने वफाक ने सबोटाज किया है इस तमाम तर लॉकडाउन को, तो आप जिम्मेदारी वफाक के कंधों पर थोप दें। एक तरफ ये तमाम तर सूरत हाल है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नैब कहीं ना कहीं हमें ज़ेर बहस नज़र आ रहा है। कल के दिन में भी, फिर आज भी मुसलसल हम देख रहे हैं कि उस पर बात हो रही है। और इस वक्त चूँकि निशाना बने चौधरी बरादरान, और कल से ये खबर चल रही है, तो लिहाजा इट्स एन ऑन गोइंग थिंग। लेकिन अब तक चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, मामलात किस तरफ जाएंगे, और हुकूमत जो इत्तेहादी हैं उनके काफिले वो उनसे अलहदा होने तक की धमकी दे चुके हैं, तो ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी और क्या मुश्किलात मज़ीद वफाक के लिए बढ़ेंगी या कोई आसानी हम होती हुई देख रहे हैं। क्योंकि इस वक्त क्लैरिटी ऑफ माइंड हमें कहीं पर भी नहीं नज़र आ रही है। एक वो चीज़ है जो बहुत बड़ी हद तक मिसिंग है, चाहे हम कहीं पर भी बात करें, और वफाक में सबसे ज़्यादा मिसिंग है। मैं चाहूँगा तफसील से इस मामले पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महमल सरफराज साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं। और अनीक नाजी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, आज जो फैसले हैं वो तो आ जाएंगे, और चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि किन चीज़ों पर जवाब मुस्बत है, किस में जवाब हमें नफ़ी में नज़र आ रहा है। लेकिन किस तरह से आप देखते हैं, पहले तो एक मुकम्मल लॉकडाउन की बात थी, वो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हम नहीं गए। स्प्रेड इसका बढ़ रहा है, जो शरह अमवात है और बिलखसूस 24 घंटों के दौरान होने वाली अमवात हैं, अब वो 38 और 40 का फिगर तक पाकिस्तान में पहुँच गया है। एक तरफ वो फिगर्स अलार्मिंग है, जो फैलाव है वो अलार्मिंग है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान में इसका फैलाव उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से बाकी दुनिया में हुआ है। उसकी एक रीज़न टेस्टिंग का ना होना है, लेकिन अब फैलाव ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है, अमवात की शरह में इजाफा हो रहा है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये जो आपने आखिरी बात कही, ये कहने की बात ही नहीं है कि आप ये कहें कि जी हम उस तरह इफेक्ट नहीं हुए जिस तरह दुनिया इफेक्ट हुई है, या हमारे अंदर शरह अमवात इतनी रही जितनी दुनिया में रही। इसको कंपैरिजन में लाने की जरूरत नहीं है, इस पर तो शुक्र करने की जरूरत है कि आपकी शरह अमवात इतनी नहीं रही। लेकिन अगर उसके अंदर 40 भी लोग हैं या उसके अंदर 100 भी लोग हैं, तो जरूरत तो समझ की है ना कि जो पेंडेमिक का, जो कोविड-19 का इफेक्ट है जो पूरी दुनिया में आया है, उस इफेक्ट के जरिए वो इफेक्ट जो मेडिकल की टीम से आया है, जो हॉस्पिटल से आया है, जो आपकी हुकूमतों के ऊपर आया है, जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज से आया है, ये सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं है जो अस्पताल के एडमिशन से रिलेटेड है। अगर आप देखें कि पूरी दुनिया में इसके असरात जो हैं उन तमाम चीजों पे आ रहे हैं जो आप इंसानों की भी डे टू डे लाइफ से रिलेट करती है और हुकूमतों की भी डे टू डे फंक्शनिंग से रिलेट करती है। अब अगर आपने मुस्तकबिल के हिसाब से देखना है तो आप देखिए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान स्पेसिफिक कर लें तो आपने अभी डॉक्टर्स ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है,
और उन्होंने कहा है कि जी ये शरह अमवात बढ़ रही हैं, और उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया है कि आप एक ओपन या एक फ्री या बहुत लिबरल लॉकडाउन की तरफ जाएं। पहली बात तो ये पाकिस्तान में जो लॉकडाउन का लफ्ज़ है उसका ही बहुत मजाक उड़ाया हो गया, क्योंकि मैंने तो शहरों के अंदर भी और रूरल एरिया में तो वैसे कोई ऐसा लॉकडाउन का इफेक्ट देखा नहीं जो इफेक्ट लॉकडाउन का आना चाहिए था। अभी भी आप लाहौर के अंदर देख लीजिए, आप इस्लामाबाद में देख लीजिए, आप पिंडी में देख लीजिए, आप कराची में देख लीजिए, कारोबार जिंदगी उनको चलाने की कोशिश उसी तरह की जा रही है। सिर्फ ये है कि कुछ आपकी जो मिडिल लेवल और हाई लेवल के जो बिजनेसेस हैं जिसमें आपकी इंडस्ट्रियल इनपुट शामिल है या वो शॉप जो आपकी डेली की कंजम्पशन के अलावा बाकी चीज़ों से रिलेट करती हैं वो बंद हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आपने पहले इजाज़त दे दी है। तो अब इसके अंदर हमें जो भी काम करना है उसमें पहली चीज़ तो ये इंश्योर करनी है कि अगर आप किसी दुकान को भी खोलते हैं तो उस दुकान के अंदर कम से कम हुकूमत अपने हिसाब से वो SOPs और उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदार होगी, जिसके जरिए ये इंश्योर किया जाए या जिसके जरिए इस चीज का तदारुक किया जाए कि लोग आपस में इस तरीके से घुल मिल न जाएं जिससे ये ठीक है। ये ब्रिगेड साहब राइटली सेट के ये तमाम तर चीज़ें हुकूमत की जिम्मेदारी होंगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि नादरा के ऑफिस खुलते हैं, वो फुटेजेस पूरा पाकिस्तान का मीडिया दिखाता है। अब सवाल जो सब इस सारी सूरत में बनता है वो ये कि किस को मोर्द इल्ज़ाम ठहराएं हम। ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है, ये कि वो अवेयरनेस फैलाएं, ये मीडिया की जिम्मेदारी है, या आवाम की खुद भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। मेमल साहिबा, बीइंग अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ दिस मीडिया, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप सोशल मीडिया की पल्स को भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं। इस वक्त एक लेमैन खुद कन्फ्यूजन का शिकार है, एक आम आदमी इस वक्त सवाल कर रहा है। बहुत सारी अवाम की तादाद वो है जिसने तो इस बात को पूरी तरह एब्जॉर्ब करके ख़ुद को बिल्कुल आइसोलेशन में कर लिया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे समझदार लोग भी शायद इस बात को संजीदगी से नहीं ले रहे। अब हुकूमत की अगर हम बात करें वफाक की सतह पर, तो इमरान खान साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर अवाम का दर्द रखते हैं। वो चाहते हैं कारोबार ना बंद हो, लोग ना बेरोज़गार हों, लिहाजा वो कुछ ना कुछ कारोबार खोलें। फिर अवाम है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा के रख देते हैं और जो दिल में आता है एक बहुत कन्फ्यूज्ड सिचुएशन है जो कि शायद पूरी दुनिया में हमें कहीं नहीं नज़र आ रही जो इस वक्त पाकिस्तान में है। वजह क्या है इसकी? देखिए असलान, इसकी सबसे बड़ी वजह है जो हुकूमत के अपने एक मिक्स्ड सिग्नल्स या मिक्स्ड मैसेजिंग या कंफ्यूज मैसेजिंग जो है ना, मैं वो कहूँगी। क्योंकि आप ये देखिए कि पहले दिन से वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा कि ये पहले उन्होंने कहा कर्फ्यू और लॉकडाउन के अंदर उन्होंने एक कन्फ्यूजन फैला दी। फिर उन्होंने कहा कि ये जानलेवा नहीं है और अगर जो डेथ रेट बहुत कम है और बस सिर्फ बूढ़े लोगों को इफेक्ट करता है और यंगस्टर्स को तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, दे सर्वाइव। हालांकि पाकिस्तान के अंदर तो एक्चुअली जो अंडर 60 और अंडर 50 लोग हैं वो ज़्यादा पेशेंट्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें हुई। फिर बड़ी मुश्किलों से जब लॉकडाउन लगा, जो कि वज़ीर साहब तो नहीं चाहते थे, तो फिर उसको हटाने की बातें शुरू होगी। 2 हफ्ते तो अच्छी तरह इम्प्लीमेंट भी हुआ, सूबों ने भी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कराया, सख्ती से भी कराया। आपको पता है जो लोग वायलेशंस भी करते थे उनको फाइन्स भी हुए, उनको जेल में डाल दिया या इस तरह के उनको सख्त सजाएं दी। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये पिछले महीने इन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि हम सोच रहे हैं कि ईज कर दे, जब वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और बाकी सारी बात हुई तो आपने देखा कि उलमा भी सामने आ गए और उन्होंने कहा कि अब हमने भी मस्जिदें खोलनी है अगर आप कंस्ट्रक्शन से बिजनेस खोल रहे हैं और रमजान आ रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर उनके साथ नेगोशिएट किया, SOPs हुए। अच्छा, SOPs का क्या बना है? जो मस्जिदों के SOPs है, 80% पंजाब के अंदर ये सर्वे आया था डॉन की अखबार के अंदर कि 80% मस्जिदों ने वो SOP फॉलो ही नहीं किए। अभी रिसेंटली ये कराची और बाकी जगहों के ऊपर भी ये चीज हुई है और इस्लामाबाद के अंदर भी ये चीज हुई है कि वहां पे मस्जिदें नहीं वो उस तरह फॉलो कर रही SOPs। सॉरी, कराची में तो सिंध में तो है नहीं, इस्लामाबाद की मैं बात कर रही हूँ। इस्लामाबाद में भी ये चीज हुई कि वो SOPs काफी सारी मस्जिदें नहीं है फॉलो कर रही। तो आप मुझे बताएं कि जब आप इंप्लीमेंट ही नहीं एक चीज करा सकते, आपने ये कहा कि अगर आपने SOPs फॉलो ना किया तो हम वापस ले लेंगे डिसीजन, लेकिन आपको भी पता है कि आप वापस नहीं लेंगे डिसीजन। बिल्कुल सही। तब तक नहीं लेंगे महमल, ये तो आपने इस्लामाबाद का भी तस्करा किया है, तो इस्लामाबाद की सूरत हाल
शायद मैं समझ रहा था कि शायद बहुत सारी चीज़ों में बहुत हालात इस्लामाबाद के खासे बेहतर हैं, क्योंकि हम लाहौर से जो खबरें सुन रहे थे कि शटर डाउन होने के बावजूद कारोबार चल रहा है, तो हम देख रहे थे नहीं, कि लाहौर तो गढ़ बन गया अरसलान, लाहौर तो हॉटस्पॉट है। ये तो डॉक्टर महमल, यासीन राशिद आपको ने मैं भी बात इस्लामाबाद की। की सूरत हाल बता रहा हूँ जो बजाते खुद मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ है। इस्लामाबाद का इलाका है बाराकहू, वहां पर अगर आप जाएं तो आपको लगता ही नहीं है कि कोई कोरोना वायरस का कोई मसला है, कोई लॉकडाउन की बात है। हर तरह का कारोबार वहाँ पर खुला हुआ है, लोग उसी तरह से घुल मिल रहे हैं, तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, तो बाकी हम दूर अफ्तादा इलाकों की क्या बात करें। मैं अनीक नाजी साहब आपसे जानना चाहूँगा, सवाल सिंपल है, किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं? जिस तरह से महमल ने कहा कि ये गवर्नमेंट के मिक्स सिग्नल्स हैं जो कि कंफ्यूज कर रहे हैं और क्लैरिटी नहीं है, इसका इल्ज़ाम हम क्या सिर्फ सरकार को दे दें कि जी गवर्नमेंट कंफ्यूज्ड है, या मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इंतज़ामिया के मसले भी हैं, कहीं ना कहीं अवाम के मसले भी हैं। फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो नाजी साहब इस सारी सूरत हाल में नज़र आया, भी हालिया जो इमरान खान साहब का बयान था उसमें भी उन्होंने ये फरमाया वो अपने नुमाइंदे तलाश कर रहे हैं, उनके अपने मुंतखब MPAs MNAs, वो उनके लिए तो तलाश गुमशुदा के इश्तिहार दे देने चाहिए, वो मौजूद ही नहीं है। वो सिर्फ मेरे ख्याल से जो फंड्स हैं वो लेने के लिए उनका पूरा मकसद होता है इलेक्ट होना। इस सूरत हाल में वो कोई अमली तौर पर सिवाय चंद एक जो कि अच्छे लोग हैं उनके अलावा कोई अपना किरदार नहीं निभा रहा। देखिए अरसलान, ये जो है ना, ये कोरोना जिसकी हम बात कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए जिन मसाइल पे बात हुई, ये है गवर्नेंस के मसाइल है। मतलब है कि मसाजिद पर हमने देखा, उसके बाद लॉकडाउन शटर हमने देखा। अब बेसिकली जो मिसाल के तौर पे यहाँ जो टायर का काम करने वाले हैं आजकल, ये जो पुश बाइक साइकिल होती है, ये बहुत ज़्यादा इसकी सेल में इजाफा हो गया। तो ये फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है लॉकडाउन से कि वो आपको दुगनी तिगनी कीमत पे ब्लैक पे चीज़ें मिल रही हैं। मतलब कारोबार उस तरह से जो है चोरी छुपे बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, लेकिन मैं इस बात पर आऊँगा, ये जो आप कह रहे थे ना कि इल्ज़ाम हम किसको दें, इल्ज़ाम हम किसी को भी दे दें तो इल्ज़ाम देने से हम क्या हासिल करेंगे? असल बात यह है कि जो क्लैरिटी है, जो कौम, मतलब है कि अब 72 साल हम ये नहीं तय कर पाए कि यानी हमारी इस मुश्तरका बस जिसमें हम बैठे हैं चलानी किसने है, कौन सा निज़ाम होगा, यानी हम यानी बड़े होके बनना क्या चाहते हैं यानी इन अदर वर्ड्स, तो हमारी क्लैरिटी है कहाँ? यानी कोरोना को आप साइड पे कर दें, हमारी क्लैरिटी कहीं भी आपको नजर नहीं आएगी और हम एक दूसरे से लड़ते भिड़ते आधा मुल्क वहां बैठे, बाकी मुल्क में आग लगा दी हुई है। और हम अभी तक यानी हम मानने को तैयार नहीं है किसी एक मुतफक्का, जिसे कहना चाहिए कोई सोशल एग्रीमेंट, आइन का जो हमने हशर कर दिया, किए रखा, वो भी आपके सामने है। हम एक दूसरे से इख्तलाफ में ताकत का इस्तेमाल करते हैं और नाम हम हुब्बुल वतनी का लेते हैं। अल्लाह नियतों का हाल जानता है, मैं किसी की हुब्बुल वतनी पे शक नहीं करना चाहता, सारे हुब्बुल वतन हैं, लेकिन हमें हिटलर की मिसाल सामने रखनी चाहिए। नाजी पार्टी बहुत वो हुब्बुल वतन थे, बहुत मुहब्बुल वतन थे, लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत और अपने जज्बात से अपनी कौम को क्या दिया, उसका नतीजा क्या निकला जर्मन कौम के हक में, इस तरफ हम आने को तैयार नहीं है। तो जब तक हम ये पाकिस्तान यानी 22 करोड़ की आबादी है, ये एक ही तरह से गवर्नेबल जिसे कहते हैं होगा, जो अभी तक तारीख हमें बताती है वो ये है कि या तो आप यानी मुकम्मल एक जिसे कहते हैं अंपायर्स जिस तरह करती थी या अभी भी एक मुल्क मौजूद है दुनिया में, मुकम्मल ताकत के साथ यानी आप गवर्न करें, एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि अवामी मैंडेट के साथ मेजॉरिटी जो भी वोट लेकर आए उसका एहतराम करें और सारे इदारे अपनी हदूद में रह के, यानी वो हम नहीं कर सके। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ऐसा ये तो नाजी साहब आप पूरी 70 साल से ज्यादा हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अभी जब पेंडेमिक की एक सिचुएशन है, इस वक्त को एनालाइज कर दें, इस वक्त को आप कैसे देखते हैं, प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? जो ये प्रिसाइज, ये मुआजिजा तो नहीं है ना कि हम किसी सूफी मजार के उसमें जाके भांग पी के कहें कि इस वक्त हम क्या करें। हमारा जो दहाइयों का मलबा है वो हम दिनों, हफ्तों, मतलब घंटों में दुरुस्त नहीं कर सकते। आपको हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आप चाहे चीन है कि 10 दिनों में बना देंगे किसी जगह हॉस्पिटल, इमरान खान खुद कह चुके हैं हम नहीं कर सकते। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चल नहीं पा रहा। हम इस वक्त एक ऐसी यानी बैरूनी, अगर आप समझे कोरोना हमला आवर है और हम एक दूसरे को यानी इस वक्त भी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए हम एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं, यहां पॉलिटिक्स हो रही है। सब जानते हैं कि कोरोना ने किसी को नहीं देखना कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, उसके बावजूद आपके सामने हालात हैं। तो इसमें यह उम्मीद रखना कि हम किसी यानी पढ़े लिखे सोल्यूशन सुलझे हुए तरीके से निकलेंगे, ये उम्मीद ना लगाएं।
इस वक्त तो जो टॉप स्लॉट्स हैं उन लोगों से भी मैं अगर आप नाजी बात साहब, करें ठीक है, आपने तो वजह मालूम फरमाया, होगा हम कि वो उम्मीद नहीं अपनी लगाते। औकात फिर बता क्या रहे हैं। हम इल्जाम सिर्फ क्या इस मौजूदा हुकूमत को देते हैं, या मैं फिर इल्जाम तलाश करूं 70 साल की जो खामियां हैं वो उनको मोर्द इल्जाम ठहरा दूं? फिर इल्जाम मैं इल्जाम नहीं, मर्ज की तशखीस करें। इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा, मर्ज की तशखीस करें और जो भी आपके नजदीक दुरुस्त तरीका इलाज है उसकी तबलीग करें। इल्जाम देने से हम क्या करेंगे? ठीक, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूंगा। इल्ज़ाम नहीं देते, मर्ज़ की तशखीस करते हैं, और वो तशखीस आप इस 70 साल में जो कुछ हुआ उसको कहते हैं हम कि आगे भी वो खड़े मर्ज़ हैं है। और आगे निकलने की उम्मीद भी नहीं है, कोरोना और नो कोरोना। अब इमरान खान क्या करेगा? या तो आपको मौत दे सकता है भूत की, यानी भूख की मौत दे देगा आपको, बिल्कुल ठीक है, लॉकडाउन कर दे, लोग भूखे मर जाए, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि कोरोना से जाके मर जाए। जिंदगी का इंतखाब है कहां, किसके पास है? कौन दे जिंदगी का इंतखाब? है ही नहीं। ठीक, मैं ब्रिगेड साहब आपसे जानना चाहूँगा, लोग भूख से मर जाएं या इमरान खान क्या करे, वो कारोबार दे, कारोबार खोले? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट भूख से मरने की कोई सिचुएशन हमने देखी नहीं है, ना इस लॉकडाउन में जो इनिशियली था 2 महीने से ज़्यादा जब कारोबार बंद है। अलबत्ता दीगर मसाइल बहुत हैं। सारी सिचुएशन में मैं जो बुनियादी चीज़ है, ख़बर है एक तरफ हम देखते हैं बलूचिस्तान जहाँ पर सबसे ज़्यादा कम केसेस हैं, उसकी वजह कुछ भी कह लीजिए, टेस्टिंग कम है या वॉट एवर द अदर रीज़न इज़, बट रिपोर्टेड केसेस कम हैं। वो एक्सटेंशन की बात ऑलरेडी बलूचिस्तान जैसा सूबा कर चुका है। वहाँ पर जाम कमाल साहब एक बड़े अच्छे और काबिल एक वज़ीर आला हैं, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। यहाँ पर विफाक में फ़ैसले हो रहे हैं, सिंध अपोज कर रहा है लेकिन विफाक खोलने की तरफ जा रहा है चीज़ों को। ये क्या है, क्या सारा माजरा समझ से बालातर है? असल में फ्लांस में कोई रॉकेट साइंस है नहीं। बात यह कि दुनिया पूरी में आज आप उठा के देख लें, अपने पाकिस्तान को तो हम हर चीज में मतलब रगड़ देते हैं ना, 74 सालों में भी, 40 सालों में, 47 सालों में। लेकिन ये जो कोविड है ना, इट्स मेडिकल इमरजेंसी। एक ऐसा वो है वायरस है जिसको सिर्फ तलाश करने के लिए जो है एक्यूजेशन और काउंटर एक्यूजेशन दुनिया में चल रही है। अभी अगर आपको पता हो ना तो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की, जो पॉलिटिकल एनालिसिस करती है मिलिट्री मीन्स का, और मिलिट्री इंटेलिजेंस को पॉलिटिकल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करती है। उसने ये 6 मई की वाशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट एक छपी है, जिसका आर्टिकल है, जिसका हेडिंग है कि न्यूकॉन आर कॉलिंग फॉर कोल्ड वॉर अगेन बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो उस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी जो एनालिटिकल पोजीशन है ना, वो इस व्यू को अडॉप्ट करने के लिए कि ये जो वायरस है ये वुहान से निकला है, उन्होंने अपनी तज्जियाती रिपोर्ट तब्दील कर दी है। इसलिए कि कोविड ने इफेक्ट किया हुआ है अमेरिका जैसे मुल्क को। वहाँ जो बाइडन और ट्रंप जो है वो एक दूसरे के क्रॉस खड़े हुए, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो अमेरिका के सिस्टम में होने के बावजूद, सबसे बड़ी ताकतवर पावर होने के बावजूद नहीं पूरी हो रही। तो आप किधर 72 सालों के पाकिस्तान की बात करते? सिस्टम कोई इतना बड़ा नहीं होता कि जिसको आप उठा के जो है वो रिलेट करना शुरू कर दें अपना पुरानी चीजों से। आज एक थ्रेट है जो कोविड-19 का थ्रेट है। अब इस थ्रेट को नेचुरली जो भी हुकूमत पावर में है, जैसे आपने बलूचिस्तान की हुकूमत की बात की, सिंध में मुराद अली शाह की हुकूमत है, अपना NWA में कोई हुकूमत है, तो कोई भी हुकूमत, चाहे वो प्रोविंशियल है चाहे वो फेडरल है, वो इस एक्सक्यूज के पीछे नहीं बैठ सकती कि जी 72 सालों में कुछ नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये उनकी विल का, ये उनकी अपनी ताकत का टेस्ट है, अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ है उसका टेस्ट है, जिसके जरिए आपको दुनिया भी मदद कर रही है, WHO भी आपकी इमदाद दे रहा है, और मेरा ख्याल हुकूमत ने मैयर्स लिए भी है। अब यहाँ पे 3 चीजें आपने पॉइंट आउट की और 3 चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। एक आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट की कुछ कंपल्शन हो गई जब से आपकी वो अपना अमेंडमेंट, अपना पावर बहुत सारी जो है वो सूबों को ट्रांसफर हो गई, हेल्थ के हिसाब से भी, एजुकेशन के हिसाब से भी। दूसरी आपकी जो है वो सूबाई हुकूमतें हैं, और उन तमाम हुकूमतों के नीचे वो ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, वो ऑपरेटर्स मौजूद है, जिस आप लिमिटेड कह लें। आपके हमने टेस्टिंग फैसिलिटीज है, हमारे पास सिर्फ 100 टेस्ट हम कर सकते हैं, तो आप क्या ये कह देंगे जी 72 सालों में कुछ नहीं हुआ तो हम 100 टेस्ट नहीं करेंगे? तो आई थिंक वी हैव टू, हमको उस सिचुएशन को देखना चाहिए जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं।
और उस सिचुएशन में एक बात ठीक आपने है। कह दी, क्लैरिटी मौजूद नहीं है। क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अपना रोल पे अलग करना चाहिए। अदारों का आपने अभी नादरा की बात की, अब नादरा के अंदर एक डीजी है, नादरा के प्रोविंशियल दफ्तर हैं। अब मुझे बताइए कि अगर आपके प्रोविंशियल डीजी, डिप्टी डीजीज इफेक्टिव हैं, कौन रोकता है उनको ये कहने से कि जी आप सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट करके जो लोगों का काम करें? आखिर बैंकों के बाहर बैठे भी तो आपको लोग नजर आते हैं, बैंकों ने भी किया हुआ है ना। तो बात यह है कि पॉइंट टेकन ब्रिगेड साहब, अपना आपने काम बिल्कुल करना दुरुस्त है। फरमाया, आपने दुरुस्त फरमाया, आपकी बात बिल्कुल बजाय। ये दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। जो नाजी साहब ने फरमाया, एक वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि आया अभी सिर्फ हम इस मामले को डील करें एमरजेंसी बेसिस पे, या हम उस मर्ज की तशखीस करें जो एग्जिस्ट करता है और उसका एक टू बिगिन विद हम उसका एक सफाया करें, ताकि चाहे कोरोना आए चाहे कोई और क्राइसिस आए, हम इतने स्टेबल हों कि हम उस सबसे नबरदाजमा हो सकें। ये एक दूसरा पॉइंट है। दोनों अपनी अपनी जगह पे मैं समझता हूँ बड़ी हद तक दुरुस्त है। एक ब्रेक की जाने में पढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, इस पर साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। महमल साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें जब कौमों पर कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है, जब कोई दुश्मन हमलावर होता है, जब कोई ऐसा कोई पेंडेमिक की सिचुएशन आती है, तो कौमें मुत्तहिद हो जाती हैं। उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो बालाए ताक रख दिए जाते हैं, वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, और कौमें मुत्तहिद होकर उनका मुकाबला करती हैं। वो अपनी डे टू डे इशूज़ को साइड पे रख देते हैं। तवक्को ये थी कि अब ऐसी सिचुएशन में जो हम वी वर होपिंग कि एक बड़ा आइडियल सा एक रिलेशन बनेगा, हम थोड़े अरसे के लिए, जो बल्कि थोड़ा अरसा क्या 4 साल 2016 ऑनवर्ड्स हम जिस पर एक दूसरे को ब्लेम करते आ रहे थे, अब वो सिलसिला ज़रा थमेगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो हुकूमत या अपोजिशन या इत्तेहादी हैं, वो मुकाबला करेंगे इस क्राइसिस का, और हमें एक बड़ी एक अमली बेहतरीन तस्वीर नजर आएगी। एक बड़ी आइडियल अप्रोच थी जिसको शायद आई वाज होपिंग फॉर कि शायद हमें इससे बहुत कुछ नई लर्निंग मिले। हुआ ये कि हम उल्टा और मजीद लड़ाइयों में उलझ पड़े। टू बिगिन विद ऑपोजिशन ने बड़े पॉजिटिव बयान दिए थे, बिलावल साहब का ख़ास तौर पर मैं तज़किरा करूँगा, लेकिन फिर वही हुआ कि एक दूसरे पर ब्लेम गेम, फिर वही हुआ कि हम कोरोना की सिचुएशन में भी अगर देखें तो हम वही पॉलिटिशियंस हमें नज़र आते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठे हुए जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नज़र आती हैं जो कहीं पर एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम इस सारे मामले के लिए ठहरा रही हैं। क्या कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकेगी कि हम मुत्तहिद हो सके, हम एक कौम बन सकें, हम ये जो एक हजूम है अवाम का ये ना हम रहें, इससे अब आगे बढ़ सकें? बाज़ाहिर नज़र नहीं आता ऐसा। देखिए असलान, आपको याद होगा कि जो देखिए वैसे तो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जो है, सियासत तो एक चीज़ है, वो चलती रहती है, लेकिन वो नॉर्मल डे टू डे इश्यूज के ऊपर। लेकिन आपने देखा कि जब पाकिस्तान मुसीबत में था, यानी जब ये पुलवामा का पूरा हमला हुआ और वो सारे सिचुएशन हुई, जब पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल जंग के दोराहे पर आ गए, तो ऑपोजिशन ने पूरा साथ दिया हुकूमत का, और उन्होंने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान हम आपके लेकिन साथ महमूद मेरे मोहतरम वज़ीर फिर- आज़म ने फिर भी उनके साथ बैठने से इनकार किया। शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे उनके साथ। जी जी, मतलब मैं वही बात कर रही हूँ कि फिर भी वो एक इमरजेंसी क्राइसिस था, तो ऑपोजिशन ने उनका साथ दिया। फिर आपको याद है जब वो टीएलपी के प्रोटेस्ट चल रहे थे, जब वो एक केस की जो है उसके उसके फैसले के ऊपर, तो तब भी ऑपोजिशन ने कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। इस बार भी कोरोना हुआ, ग्लोबल इमरजेंसी है, कोई ये तो नहीं है कि खाली पाकिस्तान के अंदर है, उस पर भी ऑपोजिशन ने कहा कि खान साहब आप जो कहेंगे आप बताएं, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपने वही जो बात है कि खान साहब ऑपोजिशन के साथ बैठने पे राजी नहीं हुए। एक जो उन्होंने ऑनलाइन वर्चुअल यानी वर्चुअली भी साथ बैठने पे तैयार नहीं हुए, आप फिजिकली तो छोड़ देना, जहां ऑनलाइन उन्होंने सिर्फ अपनी स्पीच के और उठ के चले गए, ना उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की बात सुनी, ना बिलावल भुट्टो की बात सुनी। तो अगर हुकूमत इस तरह करेगी तो फिर तो ऑपोजिशन साथ नहीं चलेगी। फिर आप ये देखिए अरसलान, सिंध के अंदर सिंध हुकूमत जो चीजें कर रही थी, क्योंकि उनको बड़ी पजीराई मिल रही थी मीडिया से भी, आपको पता है वैसे पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा जो है वो मीडिया के अंदर इतनी वो नहीं किया जाता, उनके बल्कि ऊपर क्रिटिसिज्म ज्यादा आता है। तो जब उनकी तरह तारीफें शुरू हुई और ये कि वो बहुत अच्छा काम करे, और वो एक ही सूबा है जिसके अंदर पीटीआई की अपनी हुकूमत नहीं है, बलोचिस्तान में एलाइज है और बाकी 2 सूबों में उनकी अपनी है, तो पीटीआई से वो भी हजम ना हुआ।
तो फिर आप देखिए कि पीटीआई कराची चैप्टर जो है उन्होंने आहिस्ता 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 जो है उन्होंने जिस तरीके से बातें करनी शुरू की सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, फिर उन्होंने कहा लॉकडाउन रिलैक्स कर दें। गवर्नर साहब जिनको कोरोना हो भी गया वो फिर भी कह रहे हैं लॉकडाउन ईज कर दें। मतलब इस तरह की बातें सिंध हुकूमत के खिलाफ उन्होंने शुरू की कि सिंध हुकूमत पॉलिटिक्स कर रही है और कौन सा इतना अच्छा काम, और नहीं हम बताते हैं कि कितने काम में ये अनसक्सेसफुल है। पीटीआई ने ये स्टार्ट किया। फिर उसके बाद आपको पता है जब इस तरह होता है तो फिर तो दोनों तरफ से फिर काम शुरू हो जाता है ना। तो ये हुकूमत को तो चाहिए था कि इतनी बड़ी इमरजेंसी है, इसमें कंसेंसस नेशनल बना के चलते, ऑपोजिशन को साथ लेकर चलते, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो। कि देखिए जो आप एक बात कर रहे थे अरसलान शुरू में, वो ये था कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही इसको सीरियस कैसे न लें। यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी बहुत हैं। काफी ज्यादा लोग तो ये मानते ही नहीं कि कोरोना कोई चीज है, कि वो समझते हैं कि कोई दुनिया की बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसमें दुनिया भी खुद भी पागल हो रही है, हमें भी पागल कर रही है। मतलब इस तरह के लोग भी हैं ना जो ऐसे सोचते हैं। फिर बाकी हुकूमत की सिग्नलिंग की वजह से, जिस तरह आपने बात की कि आप कह रहे हैं इस्लामाबाद में 12 गांव में सब कुछ खुला हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ लाहौर के अंदर आप बाहर निकले लगता ही नहीं है कि लॉकडाउन है। रात के टाइम लगता है, दिन में कोई नहीं लगता लॉकडाउन है। तो इसलिए ये जो चीजें हैं ये बड़ी खौफनाक हैं। हमें तो यानी कि मुझे लगता है कि हमने एक्चुअली भूख से बचने के लिए कोरोना की जो मौत है ना, हमने वो हमने सोच लिया कि चलो ठीक है वो आ जाती है तो आ जाए। और ये भी नहीं कोई पता कि भूख भी खत्म होगी कि नहीं अरसलान, क्योंकि मुझे आप बताएं जब कोरोना से खुदा ना खास्ता डेथ्स बढ़नी शुरू हुई या केसेस बढ़ने शुरू हुए तो फिर बिजनेसेस चलेंगे कैसे? मेरी ये भूख वाला जो मामला है, मेरी इस पे मैं चाहूँगा मैं नाजी साहब इस पर अपनी राय का इजहार करें। नाजी साहब, हमारा पड़ोसी मुल्क है और एक इंतहाई नापसंदीदा शख्सियत वहाँ पर इस वक्त इक़्तिदार में है, वहाँ पर बेतहाशा मसाइल हैं और मतलब मैं उनका जितना तज़किरा करूँ शायद वो कम है। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, हमारे से बहुत ज़्यादा गुर्बत, बेतहाशा, मुफलसी, बेरोज़गारी, ये तमाम तर मसाइल वहाँ बेतहाशा हैं हमसे, बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पर। वो कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ चले जाते हैं। अब भूख ज़्यादा यहाँ मुतासिर करेगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक फ़िक्र रखने वाले हम जैसी भी कौम हो, हमारे अंदर बहुत मसले हों, पर सदका खैरात, चैरिटी, एक दूसरे का ख्याल, ये हमारे अंदर बहुत है। चाहे वो क्राइसिस की जब भी सिचुएशंस आई, यहाँ पर हमने देखा नहीं कि लोग भूख से हमें मरते हुए पाकिस्तान में नज़र आए। यहाँ पर वाफिर मिकदार में खुराक पहुँच जाती है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम हैं। हम क्यों नहीं ऑप्ट कर, हमने इसको तो जवाब बनाया कि हम ठीक है, और बात भी दुरुस्त है कि जी भूख हमारा मसला हो जाएगी, अवाम भूखे मर जाएंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन है नहीं है, फिर भी हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सके। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं कि जहां तक तो बात है ना कंस्पिरेसी थ्योरीज की, और वो तो आपको अमेरिका में सबसे ज्यादा मिल जाएंगी। यूरोप में आपको कई बुजुर्ग ये कहते नजर आएंगे कि ये सब बहाना है, फ्रॉड है, बूढ़ों से जान छुड़ाने के लिए ये इस नस्ल ने, हुकूमत ने आपसे जान छुड़ाने के लिए आर्टिफिशियल कोरोना जो है ये छेड़ा है। इस बहस को तो आप उठा के साइड पे रखते हैं, ठीक। दूसरी जो ये तो यानी ये लोग मौजूद रहेंगे, हमेशा से रहेंगे। भूख वाली बात मेरा सवाल बुनियादी महज इतना है, जो मैं जहां से मैं गुजारिश कर रहा था, वो ये है कि गवर्नेंस, क्या आपका मुल्क गवर्नेबल रह गया है? यानी मसाजिद का तो एक बहाना सा बन गया ना कि हर बात पे हम मस्जिद को लेकर आ जाते हैं, लेकिन मस्जिद के अलावा जैसे थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ कि बाकी मार्केट्स भी खुली हैं, दिन में लगता नहीं कि लॉकडाउन है। तो अगर हम इसको सादा अल्फाज में बयान करें कि वो लॉकडाउन करने में हम नाकाम हो गए ना, यानी एक पोजीशन हुकूमत ने ली, जैसे सऊदी अरब में उन्होंने ली, उन्होंने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। हमारे यहाँ एक पोजीशन जो है वो अथॉरिटी ने ली, वो नहीं ले सकी, उसे वापस सॉरी करके वापस होना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी बस में सारे बैठे हुए हैं जिसकी जो ड्राइविंग यानी जो सीट पर बैठे लोग हैं वो इन्फ्लुएंस में है खुद पैसेंजर्स के। वो अगर सही रास्ते पे लेके जाना कोई चाहता है अपनी दानिश पे, तो पीछे से प्रेशर आता है, वो फौरन रास्ता पे बदल लेता है। तो कभी राइट पे, कभी लेफ्ट पे, कभी यहां कभी वहां। ये है हमारी सूरत हाल, और हम अपनी रेट को स्टैब्लिश उस तरह से नहीं कर पा रहे। इस बात को समझना। अच्छा, अब आगे आ जाएं। आप ये कहते हैं कि 12 कहो इस्लामाबाद, मैं आपसे गुजारिश करूं कि अब तो खैर वो दौर ही नहीं रहा कि आपको फिजिकली जाना पड़े, बाहर निकलना पड़े, आप किसी गांव में जाएं, किसी झुग्गी में जाएं। आप अपने फोन पे अगर ये यानी लोगों के हालात देखना शुरू कर दें तो आपको अंदाजा हो कि मामलात इस वक्त कहां पे खड़े हुए हैं। एक बिल्डिंग आपने बनाई, चले मैं इस बात को इस तरह से करता हूं, 40 साल पहले बनाई, 70 साल पहले बनाई, 100 साल बनाई, 20 साल, आपने एक बिल्डिंग बनाई, फायर एग्जिट आपने नहीं बनाया।
आग लगने की सूरत में क्या वो मकीन वहां से किस तरह निकलेंगे, आपने उसका निजाम नहीं बनाया। जलजले की सूरत में उस बिल्डिंग में जो ऑब्जर्वर्स होने चाहिए, शॉक्स ऑब्जर्वर्स, आपने नहीं बनाए। मारगाना टावर इस्लामाबाद में मिसाल के तौर पे आपने बना दिया। अच्छा, अब जब मुसीबत आ गई तो हम बैठे दुआएं कर रहे हैं कि यूं बच जाए, यूं, यानी जुगाड़ लगाना हमारा काम होता है कि हम कोई यानी कोई सुपर ग्लू लगा के अपना काम चलाएं। जब भाई मेरे मुसीबत आएगी तो फायर एग्जिट होगा तो आप बचेंगे। जलजला आएगा, आपने 40 साल पहले बिल्डिंग बनाई, 20 साल पहले बनाई, ये सवाल ज़ेरे बहस नहीं है। आपने वो फायर एग्जिट रखे या नहीं रखे? अगर नहीं रखे तो आग लगेगी तो कैजुअलिटीज होंगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक। अच्छा, अब हम क्या आज, यानी हमने एक बात जो सामने मजीद वजाहत से आई है वो ये है कि स्टेट अपनी रिस्क को उस तरह से स्टैब्लिश नहीं कर पाई, उसे पीछे हटना पड़ा। दूसरी बात जो साबित हुई है वो ये है कि हम आपस के झगड़ों से हम निजात नहीं पा रहे, हम आज भी आपस में लड़ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि रॉकेट साइंस चाहिए, किसका नतीजा क्या होगा? और मेरा मतलब है कि चले, मैं एक और बात से अगर वक्त हो तो मैं आपको एक और मिसाल से अपनी वजाहत कर देता हूं। आप क्रिकेट की टीम है मिसाल के तौर पे, आपने खिलाड़ियों को बड़ी मुश्किल से चुना, बड़ी आप लेकर आए, आपने कहा कि तुम प्रैक्टिस करो। खिलाड़ी इतने मुहब्बे वतन थे, उन्होंने, उनको जीतने की इतनी ख्वाहिश थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो स्टेडियम की घास है वो भी हम काटेंगे, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम भी हम खुद करेंगे, हमें दूसरे पर इतमाद नहीं, हम सीट्स की सफाई भी खुद करेंगे। उसके बाद 2 घंटे सो के वापस आ गए, जिस टीम से लड़ रहे हैं वो पूरा तैयारी करके आए भी, आप हार जाएंगे। ऐसे खलूस का क्या फायदा? क्रिकेट के खिलाड़ी फुटबॉल सिखा रहे हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी कबड्डी खेल रहे हैं, कबड्डी के खिलाड़ी तबला बजा रहे हैं, तो उसके बाद क्या नतीजा होगा? अच्छा, आप कहते हैं भारत में ये है। मैं भारत का शहरी तो नहीं हूं। मुझे भारत की, मैं जिस मुल्क का शहरी हूं जहां मैं टैक्स देता रहा हूं सारी जिंदगी, मेरे बाल सफेद हो गए पैसे देते हुए, मैं तो उसी मुल्क का शहरी हूं। मेरे बच्चे जहां पे रहते हैं, मेरा घर जहां पे, मैं तो उस मिसाइल की बात करूंगा। अब आप मुझे बताइए कि हमने कौन सा ऐसा वो रहने दिया, यानी लोगों तक हमारे पास डाटा तो मौजूद नहीं है, क्या हम लोगों की हेल्प करेंगे? बिल्कुल सही सर, बात आपकी बजाय आपकी बात पहुंच गई। मैं थोड़ा सा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर जो कमेंट है वो लेना चाहूँगा तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से। ब्रिगेड साहब, नैब तो चोली दामन का साथ है हमारा, नैब एक अरसे से हम उस पर बात करते हैं। इस वक्त बड़ा अजीब हुआ कि हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं चौधरी बरादरान, उन्होंने हुकूमत से लहदा होने की भी धमकी दे दी, वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच गए। 19 साल पुराने केसेस नहीं खोलने चाहिए जिन पर फैसले भी आ गए। नैब क्या चाहता है? नैब के दफ्तर तक भी कोई कोरोना की खबर पहुंचती है या वो अपनी अलग ही धुन में मगन है? असल में इस वक्त होना ही चाहिए, जो पहले बात हुई है ना, और जिस चीज पे एम्फेसिस आपको नजर आ रहा है, इस पूरी डिस्कशन का एक जो आपकी डिस्कशन का एक जो नुमाया पहलू जो उभरता हुआ नजर आ रहा है वो ये है कि इस वक्त जिस वक्त आप एक इमरजेंसी से, एक मेडिकल थ्रेट से, एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, उसमें सूबों के दरमियान, हुकूमतों के दरमियान, पार्टीज के दरमियान एक आपस में एक स्टेबलाइज्ड और एक ट्रांसपेरेंट किस्म की रिलेशनशिप आनी चाहिए, जिसमें आप एक दूसरे की गलती को एक्सेप्ट करें और दूसरे को गाइडेंस प्रोवाइड करें। उसमें अब उसके अंदर अगर इन चीज़ों को देख लेंगे तो उसके अंदर फिर अदारों का रोल आ जाएगा। वो अदारे किसी भी तरीके से, और उसी के अंदर इंतजामिया का रोल आ जाएगा। अब हमारे यहाँ चूंकि ये डाइवर्शंस आपको नजर आ रही हैं कि हुकूमत अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं है, अपोजिशन अच्छा काम करती है तो उसको दूसरी तरफ देखा जाता है, गवर्नमेंट अच्छा काम करती है तो अपोजिशन उसको क्रेडिट नहीं देती, और इस तमाम के साथ अवाम है जो किसी भी तरीक़ाकार से अपनी भी जिम्मेदारी को रियलाइज करने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो थ्रेट है जिस किस्म का, इसमें उनकी भी जान ज़ाया हो सकती है। अभी यही जो डाइवर्जेंसेस हैं जो हमारे दरमियान मौजूद है, इसी में नैब भी खेल रही है। नैब को या तो आपको एक डायरेक्टिव गवर्नमेंट इशू कर दे कि जैसे आपने कहा कि जी 19 साल पहले केसेस नहीं खोले जाएंगे, अब वो डायरेक्टिव भी इशू नहीं है। PMLQ जो है वो गवर्नमेंट की एलाई भी है, तो आप ये भी नहीं फोर्स कर सकते कि गवर्नमेंट ने कहा होगा कि चौधरी साहिबान के केसेस तो खोलो, तो ये पहले भी इन्वेस्टिगेट हो चुके हैं। तो इसके अंदर हमको ना वो एक आउट ऑफ बोर्ड, एक जो है ना फ्रंट फुट पे लीडरशिप का रोल जो है वो मौजूद होना चाहिए, और अदारों को अपने बजाते खुद ये भी रियलाइज करना चाहिए कि क्या ये अप्रोप्रिएट टाइम है इस तरफ की पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन को खोलने का। क्योंकि हम एक नेशनल, मैंने आपसे पहले भी बात की और अभी भी मैं यही बात करूंगा, क्योंकि हमारे अंदर एक नेशनल इमरजेंसी की रियलाइजेशन नहीं आ रही,
इंसान की जिंदगी की गालबन हमें ये हम जो आप पहले बात कर रहे थे कि सिर्फ 40 मरे, ये नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ 40 या 100 मरे। एक भी मरा है तो दैट इज बैड फॉर पाकिस्तान एज ए पॉलिसी, दैट इज बैड फॉर, वो हुकूमत के लिए गलत है, नहीं मरना चाहिए किसी को। इतने इंतजाम होने चाहिए और इतनी फैसिलिटीज इतनी अवेलेबल हैं और इतने आपके रिसोर्सेज हैं कि आप कर सकते हैं। आपको WHO भी दे रहा है, बाकी लोग भी दे रहे हैं। तो अब उसके अंदर जो है कोहेरेंस चूंकि नहीं है और ये रियलाइजेशन नहीं है कि इमरजेंसी का लेवल क्या है और वेस्ट में किस बिल्कुल सही ब्रिगेड साहब, वो रियलाइजेशन की कमी है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। महमल साहिबा, आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं बहुत जल्द हुकूमती लोग भी नैब में नजर आएंगे। हुकूमती इत्तेहादी तो आ गए, अब हुकूमती लोगों की बारी है, वो नैब में नजर आएंगे। ये हो क्या रहा है? आप कैसे इस पिक्चर को आप कैसे देखती हैं? देखिए, बात ये कि अरसलान, पहले तो खाली ऑपोजिशन ही कहती थी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है एक सियासी हथियार की तरह, और अपने जो ऑपोजिशन के लोग हैं उनके खिलाफ, हरीफों के खिलाफ जो है वो कर रहे हैं इस्तेमाल। अब उनके PTI के अपने एलाइज, यानी कि आपने PMLQ चौधरी बरादरान की आपने एग्जांपल दी, वो कह रहे हैं कि ये एक सियासी हथियार है और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी पार्टी जो है वो इस चीज से बड़ी तंग है। देखिए, जहां तक ये बात है कि वो जो है अपने ही PTI के अपने लोग नैब के अंदर नजर आएंगे, हो सकता है कुछ लोग आ जाएं, वो लोग जो शायद खान साहब के अब इतने करीब ना हो, या जिनसे, इस तरह आपने देखा होगा कि अलीम खान साहब का भी हुआ था इशू, अलीम खान साहब को खास खुश नहीं है PTI के उस रवैये से जो उनके साथ हुआ। तो ये चंद लोग तो हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं होंगे हुकूमत के, मोस्टली ये ऑपोजिशन होगी। और ये अगर एलाइज इस तरह के चौधरी हो सकते हैं, बाकी हो सकते हैं। असल मसला क्या है? असल चीज ये है कि देखिए, मैं तो पहले दिन से इस बात पे हम कह रहे हैं कि जो नैब है, नैब एक्चुअली एक डिक्टेटर का जो था वो आमिर की बनाई हुई चीज है। आप इसको वैसे ही डिसबैंड कर दें। आप कोई और एंटी ग्राफ बॉडी या FIA है, बाकी है जो फाइनेंशियल करप्शन और बाकी चीजें वो कर सकते हैं आप, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हथियार इस्तेमाल होता है सियासी हरीफों के खिलाफ। ये मुशर्रफ ने किया, अब ये PTI भी यही चीज कर रही है टू सेटल स्कोर्स। ये नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की, खैर पीपल्स पार्टी ने तो कहा भी कि इसको खत्म कर दे या इसमें अमेंडमेंट कर दे नैब लॉ में, नून लीग नहीं मानती थी। अब नून लीग अपनी गलती मानती है। अब नून कहती है हमसे गलती हुई, हमें इसको खत्म करना चाहिए। महमूद साहब, मुझे लगता है PTI भी मानेगी, वो वक्त दूर नहीं है। नहीं, PTI भी लिखी है, लेकिन ये तो वही बात है ना कि नहीं मानेगी कि हमने भी गलत नहीं किया। वो ये बड़ा वाज़ेह तौर पर कहते आ रही है ऑपोजिशन कि हमने बर्दाश्त कर लिया, ये नहीं कर पाएंगे। देखिए, नून और पीपल्स पार्टी ने अगर खत्म नहीं भी किया ना, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल नहीं उस तरह किया अपने ऑपोजिशन के खिलाफ। ये PTI तो इस्तेमाल कर रही है ना प्रॉपरली अगेंस्ट ऑपोजिशन। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये अब जब कहेंगे, पता नहीं किस मुंह से कहेंगे, लेकिन ये कि बेहतर है कि पहले ही बैठ के जो एक अमेंडमेंट लॉ के ऊपर काम हो रहा है तो ऑपोजिशन को भी साथ लेके चले, कंसेंसस बनाए। अच्छा, पीपल्स पार्टी का बहरहाल ये गिला रहा, डॉक्टर आसिम का मामला हो या दीगर मामलात के, वो जी सिंध का नैब बड़ा मुतहरिक है नून लीग के दौर में, ये कहीं ना कहीं बात जरूर आती रही। लेकिन आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि उस तरह से शायद बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की नहीं, उस तरह तो नहीं हुआ कि सारे यहाँ पे तो जरदारी साहब भी को भी उठा ले गए, शहबाज शरीफ साहब भी हो गए, बाकी भी आपने देखे शायद कतन इस तरह नहीं था। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया नाजी साहब, बहुत बड़े बड़े लीडर्स ना जी, आपने दुरुस्त फरमाया। नाजी साहब, योर टेक। देखिए जी, बात नैब तो आज की बात है ना, एबडो से बात शुरू हुई थी। एबडो, आपको पता है कि हुसैन शहीद सहरवर्दी पे जो इल्जाम लगाया गया था करप्शन का, वो क्या था? वो ये था कि आपने सरकारी फोन का जो है ना इस्तेमाल वो नाजायज किया है। अब आप आ जाए, यानी आपको पकड़ना है, अगर रियासत ने ये मतलब है तय कर लिया है कि आपको पकड़ना है, तो फिर ये आप भूल जाएं कि आप फरिश्ते हैं या आप करप्ट हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि ये तो हम यहां बैठ के कहते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। असल बात ये है ग्राउंड पे हो क्या रहा है। सब जानते हैं विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो उसका नतीजा क्या निकला। सब जानते हैं कि कहां कहां पे नेपोटिज्म हुआ है, उसका नतीजा क्या निकला। मीडिया में आवाज आई, मीडिया को मार मार के जूते गंजा करके बिठा दिया, सबके सामने बिठाया हुआ है ना, किसी ने क्या कर लिया। तो जब ताकत यूं आपके सामने पैरेलल चलती है ना, यानी शैडो ऑफ पावर पैरेलल आपके साथ चल रहा होता है और लोग उसको इज्तिमाई तौर पर कबूल कर लेते हैं, तो फिर वहां पे इस तरह के वाकयात क़यामत तक होते रहेंगे। कोई बाहर जाने का ऐसा रास्ता नहीं है। हमें इसके अंदर रहने का, मेरा अपना आपको शेर सुना देता हूं
कि जब सच है कि दुनिया, जब सच है कि मजमूए आफात है दुनिया, आफात में आराम से बस क्यों नहीं जाते। अब तो यही है। और अगर ये आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ जस्टिस आए और यानी लॉ इक्वलिटी आए, तो फिर आपको तबलीग करनी होगी, आपको तालीम देनी होगी और आपको बाहर निकलना होगा। अदरवाइज इस गुफ्तगू से कोई, आप मुझे ये बताइए कि आप एक इदारे में जॉब करते हैं ना, मैं इंसानी नफ्सियात बता रहा हूं, आप हो कोई हो, मुझे उससे खौफ होगा जो मुझे टर्मिनेट करने की ताकत रखता है। अवाम ने तो मुझे 5 साल के बाद करना है, लेकिन अगर मुझे फौरी तौर पे मेरे यानी पैरों के नीचे से कालीन कोई निकाल जाए, तो मैं किससे डरूंगा। यहां अगर मतलब यह है कि मैं अपना टेन्योर पूरा कर जाऊं, किसी भी तरह कर जाऊं, मुझे फिक्र, बाकी निजाम तो मैं ठीक नहीं कर सकता, सब कुछ मैं ठीक नहीं कर सकता, मैं किसी भी तरह से सारे कंप्रोमाइजेस करके अपना टेन्योर पूरा करूं और जितना भी भला कर सकता हूं करूं। अब इस यतीमी सोच के साथ, यानी इस मस्कीनी सोच के साथ किसी को भी बिठा दे, वो क्या कर लेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। गुफ्तगू आपने सुनी, मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो एक कन्फ्यूज्ड इन्वायरमेंट है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त। उसको समझना हम चाहते हैं जिस तरह से एक, चूँकि ऑब्वियसली जब पहले से प्लानिंग नहीं होती, स्ट्रैटेजीज़ नहीं होती, और अब अक़वाम मुत्तहिदा भी ये बात अगर कह रहा है कि पाकिस्तान की तैयारी बहुत कम थी इस सारे मामले से निमटने के लिए। बेशक इमरान खान साहब चूँकि वो नहीं मानते को बात, तो वो बार बार दोहराएं कि नहीं जी हम पूरी तरह से तैयार थे और बहुत ऐसे इकदाम थे, ऐसा कतन नहीं था। और यही वजह है कि हमें नहीं पता था कि हमने टू बिगिन विद क्या स्टेप्स लेने हैं, फिर हमने अगर ईज डाउन करना है तो किस तरह से करना है, और शायद इस बात को हम अभी भी नहीं समझ पा रहे। बट जितना भी ताख़ीर से इसे अगर ये सोच अब भी आ जाती है और हतमी तौर पर ये क्लैरिटी आ जाती है कि हमने हमारा वे फॉरवर्ड क्या है, तो शायद बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आ जाएगी। लेट्स होप फॉर दैट जी। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।